द डीप डाइव के इस नए और गहरे विश्लेषण में आज का विषय है वीपीएन, प्रॉक्सी और एनोनिमिटी यानी डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से गुमनामी। आज का ये सेशन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स, लर्नर्स और टेक एंथुजियास्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इन टेक्निकल शब्दों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते तो हैं पर इनका असली मैकेनिज्म और इनकी गहराई को पूरी तरह से नहीं जानते। हमारा मकसद है इन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान, मज़ेदार और एक इंटरैक्टिव तरीके से समझाना, बिना किसी भारी जार्गन के। बिल्कुल, और आज की इस चर्चा के लिए हमने टेक आर्टिकल्स, साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, जिसमें अक्टूबर 2025 की वो हैरान कर देने वाली जिम्पीरियम ज़ी-लैब्स रिपोर्ट भी शामिल है। हाँ वही जिम्पेरियम रिपोर्ट, और उसके साथ ही 2026 के लेटेस्ट वीपीएन आर्किटेक्चरल गाइड्स का एक बड़ा स्टैक जमा किया है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दौर में प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं रही, बल्कि ये एक बेसिक जरूरत बन चुकी है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। एकदम ठीक। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हर किसी ने इंटरनेट यूज़ करते वक्त आईपी एड्रेस का नाम ज़रूर सुना होगा। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नेटवर्किंग सीख रहे हैं। जैसे सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी की एक यूनिक लाइसेंस प्लेट होती है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी किसकी है और कहाँ रजिस्टर हुई है। ठीक वैसे ही इंटरनेट पर कनेक्ट होने वाले हर स्मार्टफोन या लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है। ये एक तरह की डिजिटल पहचान है। जब इंटरनेट पर कोई डेटा पैकेट ट्रैवल करता है तो उस पर सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लिखा होता है, तभी डेटा सही जगह पहुंचता है। हाँ, इंटरनेट डेटा राउटिंग का फाउंडेशन ही यही है। लेकिन दिक्कत तो तब शुरू होती है जब लोग प्राइवेसी की बात करते हैं, क्योंकि जब कोई यूज़र इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलता है तो उसका ये डिजिटल लाइसेंस प्लेट यानी आईपी एड्रेस सीधे उस वेबसाइट के सर्वर को दिख जाता है। वहीं पर प्रॉक्सी की एंट्री होती है। अगर प्रॉक्सी को एक उदाहरण से समझें तो ये एक बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के मेल रूम या किसी कुरियर हब की तरह काम करता है। यानी एक तरह का मिडलमैन या बिचौलिया। जब एक यूजर इंटरनेट पर कुछ रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट सीधे वेबसाइट तक नहीं जाती। सही पकड़ा। यूजर की रिक्वेस्ट पहले उस प्रॉक्सी सर्वर यानी उस मिडलमैन के पास जाती है। प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट को लेता है और फिर अपनी तरफ से उस वेबसाइट के सर्वर तक ले जाता है। वेबसाइट को लगता है कि रिक्वेस्ट उस प्रॉक्सी सर्वर से आई है, इसीलिए वेबसाइट को यूजर का असली आईपी एड्रेस नहीं दिखता। लेकिन एक बहुत दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि 1990s में जब प्रॉक्सीज का आविष्कार हुआ था तो इनका मकसद गुमनामी या प्राइवेसी देना बिल्कुल नहीं था। ओह अच्छा, तो फिर इन्हें बनाया किस लिए गया था? क्योंकि आज तो लोग इन्हें सिर्फ आईपी छुपाने के लिए ही जानते हैं। एक्चुअली शुरुआत में इन्हें इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने और डेटा को कैश यानी लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए बनाया गया था। 90 के दशक में इंटरनेट बहुत स्लो था और बैंडविड्थ महंगी थी। अगर एक ही यूनिवर्सिटी या ऑफिस के कई लोग एक ही वेबसाइट को बार बार खोलते थे तो नेटवर्क पर बहुत लोड पड़ता था। समझ गया। तो प्रॉक्सी सर्वर उस वेबसाइट की एक कॉपी अपने पास सेव कर लेता होगा। बिल्कुल। अगली बार जब कोई वही पेज मांगे तो प्रॉक्सी इंटरनेट से दोबारा डाउनलोड करने की बजाय अपने पास रखी हुई कॉपी तुरंत दे देता था। इससे स्पीड बढ़ जाती थी और डेटा भी बचता था। और अगर हम थोड़ा और टेक्निकल जाएं तो ये प्रॉक्सीज अलग-अलग प्रोटोकॉल्स पर काम करते हैं। जैसे HTTP प्रॉक्सीज सिर्फ वेब ब्राउज़र्स और HTTP ट्रैफिक के लिए बने होते हैं। पर अगर किसी यूज़र को ईमेल क्लाइंट, ऑनलाइन गेमिंग या डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर्स के लिए प्रॉक्सी चाहिए तो SOCKS 5 प्रॉक्सीज का इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ये वाकई काफी आयरॉनिक है कि जिस टेक्नोलॉजी को सिर्फ नेटवर्क लोड कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, वो आज डिजिटल प्राइवेसी का फाउंडेशन बन चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सभी प्रॉक्सीज प्राइवेसी नहीं देते। यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। अक्सर स्टूडेंट्स और नए इंटरनेट यूजर्स को लगता है कि प्रॉक्सी लगा लिया मतलब अब कोई इन्हें ट्रैक नहीं कर सकता। पर हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। असल में प्रॉक्सीज के 3 अलग-अलग एनोनिमिटी लेवल्स होते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे बेसिक लेवल कौन सा होता है? शुरू करते हैं लेवल 3 से, जिसे ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी कहते हैं। ये उस कुरियर वाले की तरह है जो पार्सल पर भेजने वाले का नाम और असली एड्रेस साफ-साफ बड़े अक्षरों में लिख देता है। ये यूजर का असली आईपी एड्रेस बिल्कुल नहीं छुपाता। HTTP हेडर्स में एक फील्ड होती है X forwarded for,
और ये लेवल 3 प्रॉक्सी उस फील्ड में यूजर का असली आईपी सीधे डाल देता है। तो फिर इसका फायदा ही क्या हुआ? कोई नेटवर्क इसी क्यों इस्तेमाल करेगा? इसका इस्तेमाल यूजर खुद नहीं करता, बल्कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं। आमतौर पर स्कूल्स, कॉलेजेस या कॉर्पोरेट ऑफिसेज में यह सेट किया जाता है ताकि नेटवर्क पर नजर रखी जा सके और कंटेंट फिल्टरिंग की जा सके। इसकी मदद से स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज को सोशल मीडिया या किसी खास वेबसाइट को खोलने से रोका जाता है। मैं अब समझ रही हूँ। यानी लेवल 3 में प्राइवेसी के नाम पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कंट्रोल मिलता है। फिर आता होगा लेवल 2, जिसे एनोनिमस या डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी कहा जाता है। हमारे नोट्स के मुताबिक ये यूजर का आईपी एड्रेस तो छुपा लेता है, लेकिन वेबसाइट को ये जरूर बता देता है कि मैं एक प्रॉक्सी हूँ। ये उस बिचौलिए की तरह है जो ये तो बताता है कि वो किसी और की तरफ से आया है, पर ये नहीं बताता कि उसके पीछे आखिर है कौन। साइट्स को खोलने के काम आता है। पर क्योंकि वेबसाइट को पता चल जाता है कि यहाँ कोई प्रॉक्सी यूज हो रहा है, तो नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम जैसी बड़ी स्ट्रीमिंग साइट्स ऐसी रिक्वेस्ट्स को अक्सर ब्लॉक कर देती हैं। और आखिर में आता है सबसे एडवांस लेवल, यानी लेवल 1, जिसे एलीट या हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी कहते हैं। और इस एलीट लेवल में क्या खास होता है जो इसे इतना अलग बनाता है? ये सबसे टॉप टियर है। ये ना सिर्फ आईपी एड्रेस छुपाता है, बल्कि ये उस एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर को पूरी तरह से हटा देता है। इससे वेबसाइट के सर्वर को किसी भी हाल में पता नहीं चलता कि कोई प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। वेबसाइट को लगता है कि कोई आम इंटरनेट यूजर डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर रहा है। ये उस कुरियर की तरह है जो पार्सल को पूरी तरह अपना बताकर डिलीवर करता है, और किसी को शक तक नहीं होता कि ओरिजिनल सेंडर कोई और है। सीरियस डेटा स्क्रिपिंग करने वाले इसी का इस्तेमाल करते हैं। और बात आती है कि इंटरनेट यूजर्स को ये प्रॉक्सीज मिलते कहाँ से हैं? इनकी सोर्सिंग कैसे होती है? आजकल डेटा सेंटर प्रॉक्सीज बहुत आम हैं, जो किसी क्लाउड सर्वर फार्म से आते हैं। ये बहुत फास्ट होते हैं, पर क्योंकि इनका आईपी किसी बड़ी टेक कंपनी का होता है, तो वेबसाइट्स ने आसानी से पहचान कर ब्लॉक कर देती हैं। फिर होते हैं रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज, जो आम लोगों के घरों के वाईफाई कनेक्शंस के आईपी एड्रेसेस होते हैं। इन्हें ब्लॉक करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक आम इंटरनेट कनेक्शन जैसे लगते हैं। और सबसे महंगे और सिक्योर माने जाते हैं मोबाइल प्रॉक्सीज, जो डायरेक्टली 3G, 4G या 5G नेटवर्क टावर से आते हैं। लेकिन जब भी हम सीरियस सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो प्रॉक्सी से एक कदम आगे जाना पड़ता है। एक शब्द बार बार सामने आता है, VPN। लोग अक्सर प्रॉक्सी और VPN को एक ही समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती है। हाँ, VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर प्रॉक्सी एक बिचौलिया या मेल रूम है, तो VPN को एक सिक्योर आर्मर्ड टनल या एक ऐसी सुरक्षित और बंद गुफा की तरह समझा जा सकता है, जिसके अंदर से डेटा सफर करता है। इस टनल के अंदर से जब डेटा पैकेट्स गुजरते हैं, तो कोई भी बाहर बैठा इंसान, चाहे वो कोई हैकर हो या फिर यूजर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये नहीं देख सकता कि उस टनल के अंदर से आखिर क्या जा रहा है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें, तो VPN की हिस्ट्री बहुत मजेदार है। 1996 में माइक्रोसॉफ्ट के एक इंजीनियर ने एक प्रोटोकॉल बनाया था, जिसे PPTP या पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। उस वक्त इसका मकसद आम लोगों को प्राइवेसी देना नहीं था। इसका मकसद था कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को ये सुविधा देना कि वो अपने घर बैठे इंटरनेट के जरिए अपने ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क से सिक्योरली कनेक्ट हो सकें, बिना डेटा लीक किए। तो फिर ये आम इंटरनेट यूजर्स के बीच इतना पॉपुलर कैसे हो गया? आज तो हर दूसरा स्टूडेंट VPN लगाने की बात करता है। इसका बड़ा टर्निंग पॉइंट 2017 के आसपास आया। US में ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अपने यूजर्स का ब्राउजिंग डेटा कलेक्ट करने और उसे थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को बेचने की लीगल इजाजत मिलने की बातें शुरू हो गईं। तब आम लोगों को एहसास हुआ कि उनका अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर ही उनकी जासूसी कर रहा है। इसी डर ने पर्सनल VPNs की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। इसका मतलब प्रॉक्सी और VPN में सबसे बड़ा फर्क एन्क्रिप्शन का है, यानी डेटा को एक ऐसी सीक्रेट भाषा या कोड में बदल देना जिसे कोई पढ़ ना सके। प्रॉक्सी आमतौर पर डेटा को एन्क्रिप्ट नहीं करता। अगर HTTPS कनेक्शन नहीं है, तो प्रॉक्सी से गुजरता हुआ डेटा क्लियर टेक्स्ट में होता है, जिसे बीच में कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि VPN पूरे डिवाइस के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, चाहे वो ब्राउजर से जा रहा हो या किसी बैकग्राउंड ऐप से। सही कहा। और VPNs आजकल AES 256 यानी एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये 256 बिट की इतनी मजबूत होती है कि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स भी इसे तोड़ने बैठ जाएं, तो उन्हें यूनिवर्स के आयु से ज्यादा वक्त लग जाएगा। एक बार डेटा इस एल्गोरिथम से एन्क्रिप्ट हो गया,
तो बिना सही डिस्क्रिप्शन की के उसे पढ़ना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और जब एक्सट्रीम एनोनिमिटी या पूरी तरह से गुमनाम होने की बात आती है तो टॉर नेटवर्क का जिक्र जरूर होता है। टॉर, जिसका पूरा नाम है द अनियन राउटर, इसकी एनोलॉजी एक प्याज की परतें यानी अनियन लेयर्स हैं। टॉर नेटवर्क में जब डेटा भेजा जाता है तो वो सीधे डेस्टिनेशन या एक प्रॉक्सी सर्वर पर नहीं जाता। वो पूरी दुनिया में फैले वॉलंटियर्स के कम से कम 3 अलग अलग रैंडम सर्वर्स, जिन्हें नोड्स कहते हैं, उनसे होकर गुजरता है। एंट्री मोड, रिले नोड और आखिर में एग्जिट नोड। और इसका सबसे बड़ा टेक्निकल पहलू ये है कि हर कदम पर, हर नोड पर इनक्रिप्शन की एक नई लेयर छड़ी होती है, ठीक प्याज के छिलकों की तरह। हर नोड सिर्फ उतना ही डिक्रिप्शन करता है जिससे उसे ये पता चल सके कि डेटा को अगले किस नोड पर भेजना है। इस वजह से किसी एक सर्वर को कभी भी पूरा रास्ता या पूरा डेटा पता नहीं होता। यह सिस्टम उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें अपनी आइडेंटिटी हर कीमत पर छुपानी होती है, जैसे कि विसल ब्लोअर्स या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है स्पीड। डेटा को पूरी दुनिया के 3 अलग अलग सर्वर से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके निकालने में इतना टाइम लगता है कि इस पर हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग करना या ऑनलाइन गेमिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आम इंटरनेट कंज्यूमर्स को स्पीड और सिक्योरिटी दोनों का एक बैलेंस चाहिए होता है, और इसीलिए वीपीएन ज्यादा पॉपुलर है। एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। लोग प्रीमियम वीपीएन्स का खर्चा बचाने के लिए कुछ और रास्ते ढूंढने लगते हैं। और इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है, जब भी कोई चीज फ्री मिलती है तो कंज्यूमर्स उसकी तरफ बिना सोचे समझे खींचे चले आते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम सभी को पता है कि लोग ऐप स्टोर पर जाते हैं, फ्री वीपीएन सर्च करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हमारे रिसोर्सेज में जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि ये फ्री वीपीएन्स और फ्री प्रॉक्सीज असल में खतरे की सबसे बड़ी घंटियां हैं। ये खतरा छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत भयानक है। हमारे स्टैक में 8 अक्टूबर 2025 की एक बहुत ही इन डेप्थ रिपोर्ट है जो जिम्पेरियम जी लैब्स ने निकाली थी। उनके रिसर्चर्स ने iOS और एंड्रॉयड के 800 से ज्यादा फ्री वीपीएन ऐप्स का रिवर्स इंजीनियरिंग और गहरा विश्लेषण किया, और जो नतीजे सामने आए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उन्होंने पाया कि कई फ्री वीपीएन ऐप्स एग्रेसिवली स्पाईवेयर की तरह काम कर रही थी। कुछ ऐप्स प्रैक्टिकली बैकग्राउंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग परमिशंस का चुपचाप मिसयूज करके यूजर्स के फोन स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर रही थी। एक पल के लिए सोचना होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। कोई यूजर अपने फोन पर कॉन्फिडेंशियल वर्क ईमेल पढ़ रहा है, अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा है या अपनी पर्सनल फोटोज देख रहा है, और बैकग्राउंड में वो ऐप जिसे सिक्योरिटी के लिए डाउनलोड किया गया था, वही ऐप उन सब चीजों की फोटो खींचकर किसी रिमोट सर्वर पर अपलोड कर रही है। ये प्राइवेसी देना नहीं बल्कि सीधे तौर पर जासूसी करना हुआ। और बात सिर्फ स्क्रीनशॉट्स तक रुकी नहीं थी। इस रिपोर्ट में एक और भयानक टेक्निकल डिटेल सामने आई। इनमें से कुछ फ्री ऐप्स अभी भी इतनी पुरानी और सस्ती क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर रही थीं जो 2014 के मशहूर हार्टब्लीड बग से प्रभावित थीं। हार्टब्लीड यानी CVE 2014-0160 इंटरनेट की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक बग्स में से एक है। अगर मैं सही याद कर पा रही हूं तो हार्टब्लीड उस ओपन SSL लाइब्रेरी की वनरेबिलिटी थी जो इंटरनेट के ट्रैफिक को सिक्योर करती है, राइट? इस बग के जरिए कोई हैकर किसी सर्वर के हार्टबीट रिक्वेस्ट में मैनिपुलेशन करके उस सर्वर की मेमोरी को डायरेक्ट पढ़ सकता था। एकदम ठीक। हैकर सर्वर की मेमोरी से एक बार में 64 किलोबाइट्स डेटा निकाल सकता था बिना कोई ट्रेस छोड़े। इस मेमोरी में TLS सेशन कीज, यूजर्स के यूजर नेम्स और उनके क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड्स मौजूद होते हैं। तो 2025 में आकर भी अगर एक ऐप 2014 की वल्नरेबिलिटी अपने कोड में लेके घूम रही है तो वो हैकर्स के सामने यूजर का पूरा डेटा थाली में परोस कर दे रही है। यानी जो ऐप यूजर्स को प्रोटेक्ट करने का दावा कर रहे हैं वही उनके डिजिटल घर का दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। और फ्री प्रॉक्सीज का हाल भी कुछ अलग नहीं है। हमारे पास 2025 का एक आर्काइव रिसर्च पेपर है जिसने इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स का स्कैन किया। उन्होंने देखा कि इनमें से सिर्फ 34.5% प्रॉक्सी सर्वर्स ही एक्चुअली एक्टिव थे। बाकी सब अनरिलायबल थे या डेड हो चुके थे। पर जो एक्टिव थे उनका डेटा और भी डरावना था। हाँ, उन एक्टिव प्रॉक्सीज में से एक बहुत बड़ा हिस्सा मैन इन द मिडल या MITM अटैक्स एग्जीक्यूट कर रहा था।
इस टेक्निकल शब्द का मतलब यह है कि प्रॉक्सी सर्वर यूजर और उसकी डिजायर्ड वेबसाइट के बीच में एक गलत इरादे से बैठ जाता है। जब वेब पेज यूजर के पास आने लगता है तो ये मैलिशियस प्रॉक्सी उस पेज के कोड में घुस के अपने खुद के स्पैम एड्स इंजेक्ट कर देता है या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रास्ते में ही कॉपी कर लेता है। एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत है, अगर इंटरनेट पर किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो असल में यूजर खुद ही वो प्रोडक्ट है। फ्री वीपीएन्स और प्रॉक्सीज मेंटेन करना सस्ता नहीं होता, उनके सर्वर्स का बहुत भारी खर्चा होता है। वो इस खर्चे को यूजर्स का पर्सनल डेटा कलेक्ट करके और थर्ड पार्टी डेटा ब्रोकर्स को बेचकर निकालते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर फ्री एप्स इतनी खतरनाक हैं और टॉट बहुत स्लो है, तो एक आम स्टूडेंट, प्रोफेशनल या इंटरनेट यूजर को इन टूल्स का इस्तेमाल आखिर कब और क्यों करना चाहिए? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या प्रैक्टिकल फायदा है? और जो रिलायबल और पेड टूल्स का इस्तेमाल किया जाए तो इनके 3 सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं जो किसी की भी डिजिटल प्रेजेंस को सेफ बनाते हैं। पहला है पब्लिक वाईफाई सिक्योरिटी। जब कोई किसी कैफे, एयरपोर्ट या मॉल के फ्री वाईफाई से कनेक्ट होता है तो वो नेटवर्क बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता। ऐसे ओपन नेटवर्क्स पर हैकर्स आसानी से पैकेट स्निफिंग करके आपस में आदान प्रदान हो रहे डेटा को चुरा सकते हैं। ऐसी जगह पर वीपीएन का इंक्रिप्शन एक मजबूत शील्ड का काम करता है। दूसरा बड़ा फायदा है जियो रिस्ट्रिक्शंस बाईपास करना। अक्सर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स या टेक गीक्स को किसी दूसरे देश के न्यूज़ पोर्टल्स, एकेडमिक रिसर्च पेपर्स या स्ट्रीमिंग लाइब्रेरीज को एक्सेस करना होता है जो उनके अपने देश में ब्लॉक हैं। वीपीएन उन्हें सिक्योरली उस देश का आईपी एड्रेस देकर ये गेटकीपर्स बाईपास करने देता है। और तीसरा सबसे बड़ा यूज केस क्या है? तीसरा है कॉर्पोरेट रिमोट वर्क। आज के रिमोट और हाइब्रिड वर्क कल्चर में घर के इंटरनेट से ऑफिस के हाईली सेंसिटिव इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट्स हमेशा कॉर्पोरेट वीपीएन्स को मैंडेटरी बनाते हैं। ये सब फायदे आज की इंटरकनेक्टेड डिजिटल इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन आज हम 2026 में खड़े हैं और टेक्नोलॉजी किसी के लिए नहीं रुकती। वीपीएन्स का आने वाला कल क्या है? हमने अभी AES 256 इंक्रिप्शन की बात की, जिसे तोड़ना मुमकिन लगता था, पर अब हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। 2026 में साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप बहुत तेजी से इवॉल्व हो चुका है। हम अब एक पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन के ट्रांजिशनल फेज में आगे बढ़ रहे हैं। टेक दुनिया में सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, जैसे गूगल और IBM के मॉडल्स, जो आने वाले वक्त में शोर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आज के सबसे मजबूत AES और RSA इंक्रिप्शंस को मिनटों में तोड़ सकते हैं। इस आने वाले खतरे को देखते हुए नॉर्ड VPN जैसी बड़ी कंपनियां अभी से अपने आर्किटेक्चर में MLKEM जैसे पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर रही हैं। इसका मकसद ये है कि जो डेटा आज इंटरनेट से गुजरेगा वो आने वाले 10 सालों बाद भी सुरक्षित रहे। ये सच में किसी साइफाई मूवी के प्लॉट जैसा लगता है, पर यह बिल्कुल हकीकत है। इसके अलावा 2026 के VPN स्पेस में एक और बहुत बड़ी क्रांति आई है, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड VPNs या DVPNs कहा जा रहा है। केल VPN जैसे प्रोजेक्ट्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। अभी तक हम जिन VPNs की बात कर रहे थे, उनमें यूजर का सारा डेटा किसी एक सेंट्रल कंपनी के सर्वर से होकर गुजरता है। यानी यूजर ISP से तो बच गया, पर अब उसे उस VPN कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है कि वो उसका डेटा ना देखे या किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर हैंडओवर ना करे। और वहीं DPNs एक पूरी तरह से अलग पैराडाइम लेकर आते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड VPNs ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। यहाँ कोई एक सेंट्रल कंपनी, कोई एक सर्वर रूम या कोई CEO नहीं होता। पूरा नेटवर्क दुनिया भर में फैले हजारों आम लोगों के कंप्यूटर्स यानी नोड्स से मिलकर बनता है। एक एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली डेटा को इन डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स से राउट करता है। इस आर्किटेक्चर में यह प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है कि कोई एक सिंगल एंटिटी या गवर्नमेंट सिस्टम से डेटा निकाल सके, क्योंकि सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एनोनिमिटी का एक नया और बहुत ही ताकतवर लेवल है। तो चलिए इस डीप डाइव के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं। हमने शुरुआत की इस बात से कि प्रॉक्सी एक बिचौलिए या मेल रूम की तरह है, जो एक IP एड्रेस को दूसरे से मास्क कर देता है, लेकिन अक्सर डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता, और इसमें अलग अलग एनोनिमिटी लेवल्स होते हैं। जबकि VPN एक पूरी तरह से इनक्रिप्टेड और सुरक्षित टनल है, जो बाहर के लोगों को डेटा देखने से पूरी तरह रोक देता है। 1990s में जो टेक्नोलॉजी सिर्फ इंटरनेट बैंडविड्थ बचाने और स्पीड बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, वो आज 2026 आते आते पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन पर आधारित DVPNs में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है।
ये जानकारी सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स के लिए अहम नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल सर्वेलेंस के इस दौर में ये हर उस लर्नर और इंटरनेट यूजर के लिए एक ज़रूरी हथियार है जो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी और अपने सेंसिटिव डेटा को कंट्रोल में रखना चाहता है। फ्री के लालच में पड़ने के खतरे बहुत रियल हैं, लेकिन अगर सही टूल्स का इस्तेमाल किया जाए तो बचाव के तरीके भी उतने ही ताकतवर हैं। पूरे मुद्दे को सिंथेसाइज करने के बाद मैं सुनने वालों के सामने एक नया पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जो आने वाले दशक की प्राइवेसी को डिफाइन करेगा। आज पूरी चर्चा इस बात पर रही कि हम अपना आईपी एड्रेस कैसे मास्क करें, चाहे प्रॉक्सीज के जरिए, वीपीएन्स के टनल्स से या टोर और ब्लॉकचेन नोड्स का इस्तेमाल करके। इन सभी आर्किटेक्चर्स का कोर पर्पस उस डिजिटल लाइसेंस प्लेट को छुपाना था। लेकिन दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स आज इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि उन्हें किसी यूजर को पहचानने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत ही नहीं है। ये तो सच में गेम चेंजिंग बात है। बिना आईपी एड्रेस के किसी को ट्रैक करना कैसे मुमकिन है? एआई एल्गोरिदम्स आजकल हार्डवेयर, कैनवस, फिंगरप्रिंटिंग और बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग मॉडल किसी भी व्यक्ति को उसकी टाइपिंग स्पीड, कीबोर्ड पर प्रेशर डालने के तरीके, माउस हिलाने के माइक्रो मूवमेंट्स और यहाँ तक कि उसके फ़ोन की बैटरी और जायरोस्कोप सेंसर्स के डेटा पैटर्न से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ओह वाह! कोई भी चाहे दुनिया का सबसे महंगा क्वांटम सिक्योर वीपीएन लगा ले, आईपी एड्रेस बदल दे, लेकिन उसके माउस चलाने का तरीका तो ओरिजिनली रहेगा। तो सबसे बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले कुछ ही सालों में आईपी एड्रेस छुपाना पूरी तरह से बेकार और आउटडेटेड हो जाएगा? जब एआई लोगों की आदतों से ही उन्हें पहचान लेगा, तो क्या इंटरनेट पर सच में गुमनाम होना यानी डिजिटल एनोनिमिटी हमेशा के लिए सिर्फ एक झूठा ख्वाब बन के रह जाएगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर साइबर सिक्योरिटी की आने वाली जनरेशन को गहराई से विचार करना होगा। और इस पहचान को छुपाने के लिए कोई टनल या प्रॉक्सी मास्क काम नहीं आएगा। इस प्रोवोकेटिव थॉट पर जरूर सोचना चाहिए। आज के द डीप ड्राइव के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए सभी लर्नर्स और टेक एंथुसियास्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिजिटल मेज में सुरक्षित रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।